मनोरमा, इधर आज तेरी ड्यूटी है, मैं नहीं करने वाली। मैं अभी कुछ देर पहले ही बेंच पर आकर बैठी थी जब मेरे साथ वाली लड़की चली आई और तीखी सी आवाज़ में मुझे याद करवाया कि इधर मेरी ड्यूटी है। मैं गहरी सांस भर कर रह गई। हालांकि मैं जानती थी कि वो लड़की सरासर झूठ बोलकर अपने हिस्से का काम भी मुझसे करवा रही है। मैंने इस बात में इसे हिलाकर कहा, अच्छा ठीक है, कर देती हूँ सफाई, 2 मिनट आराम कर लूँ, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही मैं पूरा वेटिंग एरिया अकेले ही साफ़ करके आई थी। वहाँ मेरे साथ कोई नहीं था। शीला मेरी बात सुनकर कहने लगी, 2 मिनट का मतलब 2 मिनट ही है, 1 मिनट भी फालतू ऊपर ना लगाना। अगर सुपरवाइज़र आ गया तो तेरे साथ मेरी भी क्लास लगेगी। मैं उसी वक्त उठ खड़ी हुई और बाहर प्लेटफॉर्म पर चली आई, जहाँ पर शीला के हिस्से का काम भी मुझे ही निपटाना था। मगर मुझसे पहले ही वहाँ पर सुपरवाइज़र पहुँच गया और शीला की खूब क्लास लगी। साथ ही उसकी एक दिन की तनख्वाह भी काटी जा चुकी थी। जब सुपरवाइज़र चला गया तो शीला ने मुझे गुस्से से घूर कर कहने लगी, मेरी तो एक दिन की तनख्वाह कटी है, देखना तुम्हें तो मैं नौकरी से बाहर करवाऊंगी। आराम करने आती हूँ यहाँ। मैं पहले करके चुप करके सुनती रही, मगर जब आराम शब्द सुना तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से जल्दी निपटा लेती थी। इसी वजह से बाकी लड़कियां भी मुझसे अपने हिस्से का काम करवाती थी। मैं भी तीखे लहजे में बोली कि दीदी, ये आपके हिस्सा का काम था, तो अगर ख़ुद जल्दी नहीं कर सकती तो कम से कम मुझसे ज़रा जल्दी कह देती, तो तुम्हें सुपरवाइज़र की बातें तो ना सुननी पड़ती। मेरी इस बात पर वो एकदम से सुलग कर बोली, मैं अपने हिस्से का काम तुमसे क्यों करवाऊंगी, बेवकूफ़ लगती हूँ क्या? मैं भी गुस्से से बोली, चलो उधर ड्यूटी सीट पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है कि ये वाला हिस्सा शीला कुमारी को साफ़ करना है। शीला कहने लगी, ज़ुबान मत चलाओ मेरे साथ, वरना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। हालात को बिगड़ते देख मैंने झाड़ू पकड़ा और वहाँ की सफाई करने लगी, जिस पर अभी कुछ देर पहले शीला को अच्छी खासी सुननी पड़ी थी। मैंने जैसे ही झाड़ू पकड़कर लगाना शुरू किया, वो लपक कर मेरे पास आई ताकि मुझसे झाड़ू खींचकर मुझे पीछे धक्का दे सके। मगर उसी वक्त एक मेट्रो वहाँ आकर रुकी और उसमें से कुछ प्रेग्नेंट लड़कियाँ निकली जो एकदम चुपचाप दिखाई दे रही थी। उन लड़कियों को उतरता देखकर शीला ने मुझ पर एक गुस्से वाली निगाह डाली और उनकी तरफ चली गई और उन लड़कियों को अपने साथ वॉशरूम की तरफ ले गई। मैं उन्हें कॉरिडोर के आखिर तक जाता देखती रही। जब वो वहाँ से चली गई तो मैं वापस अपने काम में व्यस्त हो गई, मगर मेरा दिमाग अभी तक वहीं पर अटका हुआ था, क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। हफ्ते में एक बार तो ऐसा ज़रूर होता था, हाँ, मगर उसका कोई ख़ास दिन निश्चित नहीं था। 1-2 हफ्ते में एक दिन कुछ लड़कियां जो कि प्रेग्नेंट होती थीं मेट्रो पर उतरती थीं और शीला उन्हें अपने साथ लिए चुपचाप मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम की तरफ बढ़ जाती थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वॉशरूम में जब वो लड़कियां होती थीं उस वक्त वहां दूसरा कोई इंसान नहीं जाता था, बल्कि वॉशरूम के बाहर किसी को फटकने भी नहीं दिया जाता था। ऐसे में मुझे बड़ा शक होता था कि आखिर ये क्या माजरा है, और 1-2 बार हो फिर भी इंसान को इत्तेफाक समझकर ज़्यादा इस बारे में ध्यान ना दे। मगर यहाँ ये काम 2 महीने में कम से कम 2 बार ज़रूर होता था। खैर, आधे घंटे या उससे कम ज़्यादा देर के बाद वो लड़कियाँ वहाँ से निकलती तो वो वहाँ के मैनेजर को 10,000 रुपये देती थीं और शीला वापस अपने काम काज में व्यस्त हो जाती। मैनेजर को पैसे पकड़ाने के बाद जिस तरह से वो आती थीं वैसे ही वापस मेट्रो में बैठकर चली जाती थीं। 1-2 बार मैंने शीला से ये बात पूछी तो वो पहले तो कहने लगी कि उन लड़कियों को वॉशरूम जाना था। जब मेरी तसल्ली न हुई और मैंने दोबारा पूछा कि अगर वॉशरूम जाना था तो मैनेजर को पैसे क्यों दिए, इसमें क्या राज है? ये बात सुनकर वो एकदम से चौंक गई। फिर गुस्सा होकर कहने लगी, इसमें ख़ास बात यह है कि तुम अपने काम से काम रखो। तुम्हें यहाँ किसी ने थानेदार भर्ती नहीं किया कि तुम मालूमात लेती फिरो। बेहतर यही है जो काम करने यहाँ आती हो सिर्फ उसी पर ध्यान दो, वरना मुझे 1 मिनट नहीं लगेगा तुम्हें यहाँ से निकलवाने में। अब दोबारा ये सवाल मत करना मुझसे। उसका लहजा इस कदर सख्त था कि मैं डरकर चुप कर गई। एक तो वैसे भी वहाँ मैं नई काम पर लगी थी, दूसरा मुझे नौकरी की भी ज़रूरत थी, तो सिर्फ अपने शक की खातिर मैं अपनी नौकरी दाव पर नहीं लगा सकती थी। बस फिर मैं चुपचाप हर महीने ये तमाशा देखने लगी। वहाँ बाकी लड़कियाँ जो काम करती थीं, मैंने उनसे पूछने की कोशिश की, मगर कुछ ने तो कहा कि हमने इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया, और कुछ कहने लगीं कि ये सवाल करने से पहले नौकरी छोड़ दो, क्योंकि अगर तुमने किसी और से ये बात पूछी तो ज़रूर तुम्हें यहाँ काम से निकाल दिया जाएगा। अब तो ये वाकई सचमुच मेरे लिए ख़तरा था और साथ ही एक पहेली भी बन चुका था, जिसे मैं हर हाल में हल करना चाहती थी, मगर अभी इसका सही वक्त नहीं आया था। शीला को कॉरिडोर में
गुम होते देख मैं वापस अपने काम में व्यस्त हो गई। शाम को घर वापस आई तो मेरी हालत थकन से चूर थी, मगर घर आकर और नए भकेड़े समेटने के लिए पड़े थे। मेरी बच्ची को बहुत तेज़ बुखार था और वो बेटा न जाने कहाँ गायब था। बेटी ने बताया कि दोपहर से वो घर वापस नहीं लौटा। ये सुनकर तो मैं घबरा गई। मैंने बच्ची को गोद में उठाया और गली के क्लिनिक पर उसे छोड़कर बेटी की तलाश में निकल खड़ी हुई। पूरा मोहल्ला छान मारा, मगर वो कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आखिर थक हार कर मैं क्लिनिक पर वापस आई तो बेटी को ड्रिप वगैरह लग चुकी थी और वो बेहोशी की हालत में थी। मेरा दिल तो दो टुकड़ों में बंट चुका था कि बेटी के पास खड़ी रहूं या बेटी की तलाश में भटकती फिरूं। बेटी की ड्रिप खत्म हुई तो उसे वैसे ही गोद में उठाकर घर ले आई। उस वक्त शाम के 7 बज रहे थे। मैंने बेटी को बिस्तर पर लेटाया और इसी परेशानी में घर से दोबारा निकलने का सोचने लगी, मगर तभी मेरा 6 साल का बेटा घर वापस आ गया। उसने जल्दी से आकर एक शॉपर मुझे थमाया, जिसे देखकर मैं बड़ी हैरान हुई कि ये क्या है। वो कहने लगा कि ये एक दुकान से लिया है। मैंने पूछा कि किस दुकान से और तुम्हें किसने दिया है। इस पर वो कहने लगा कि मैंने एक दुकान से उठाया है। जब मैंने शॉपर के अंदर देखा तो उसमें खाने पीने वाली काफ़ी चीज़ें थीं, तो मेरे 6 साला बेटे ने चोरी की थी। उन चीज़ों को देखकर एकदम से मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने बेटे से पूछा किस दुकान से लाए हो, तो उसने बताया कि किस दुकान से लाया है। मैंने बेटी को गोद में उठाया, बेटे को भी साथ लिया। उसी दुकान पर चली आई जहाँ से उसने वो सब कुछ चुराया था। जाकर दुकान वाले को उन सारी चीज़ों के पैसे अदा किए जो मेरे बेटे ने चुराए थे और उसे अच्छी तरह समझाया कि आइंदा ये हरकत नहीं करना। बच्चा था वो, मेरी बात भी समझ गया, मगर वापसी के सारे रास्ते मेरे दिल और दिमाग में अजीब तरह की जंग छिड़ी हुई थी। मेरा बेटा बहुत दिनों से ये सब चीज़ें खाने की ज़िद कर रहा था, मगर मैं उसे कुछ भी नहीं लेकर दे सकी। इसकी बड़ी वजह ये थी कि मुझे तनख्वाह नहीं मिली थी और आज जब तनख्वाह मिली तो आधे पैसे मैं इसी सामान की कीमत चुकाने में लगा आई। मगर ये यकीन हो गया था कि मेरे बच्चे चोरी की चीज़ नहीं खाएंगे। रात को मैंने बेटे को पास बैठाकर सब बातें अच्छी तरह समझाई। उससे वादा भी लिया कि आइंदा वो ऐसी हरकत बिल्कुल भी नहीं करेगा, जिस पर वो मान भी गया। मगर मेरी बाकी पूरी रात सोचों में ही कटी कि किस तरह मैं गरीबी से अपने बच्चों को दूर कर सकती हूँ। मगर बहुत ज़्यादा सोचने के बावजूद मुझे कोई भी हल दिखाई नहीं दे रहा था। मेरी तो सारी ज़िंदगी ही परेशानियों में कटी थी। ना बाप के घर सुकून देखा और ना ही शादी के बाद। मेरी माँ तो मेरे बचपन में ही मर गई थी। हम 2 बहनें थीं, मगर माँ की मौत के बाद ही मैं बड़ी रह गई थी। माँ मरी लेकिन पिता को हमारा कोई ख्याल नहीं आया। उसने दूसरी शादी की और हम दोनों बहनों को अपने भाई के घर छोड़कर दूसरी पत्नी के साथ न जाने कहाँ दर-बदर फिरने लगा। मुझे लगा था कि बेशक माँ बाप नहीं रहे, मगर क्या पता चाचा चाची कोई थोड़ी बहुत कमी पूरी कर दें। मगर ये भी मेरी सिर्फ सोच थी। उन्होंने तो मुझे और मेरी बहन को अपने बच्चों का गुलाम रख छोड़ा था। उनकी सारी औलाद स्कूल और कॉलेजों में पढ़ती थी, मगर हम दोनों बहनें सारा दिन घर के कामकाज देखती। कभी किसी को कोई चीज़ चाहिए तो मेरा नाम पुकारा जा रहा है, कभी मेरी बहन भागती हुई कोई चीज़ पकड़ा रही है। मैं रात को इस कदर थक जाती थी कि पैरों और पूरे जिस्म में दर्द की वजह से नींद नहीं आती थी। सारी रात हम दोनों बहनें एक दूसरे के पैर दबाती, मगर अगली सुबह फिर से वही ज़िंदगी शुरू हो जाती कि काम और बस काम। किसी काम में थोड़ी देर हो जाती या गलत हो जाता तो ऐसे बुरे तरीके से चाची पीटती थीं कि बंदा सिर्फ सुनकर ही आधा हो जाए, मगर उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता था। मैं छोटी बहन को ज़्यादा काम करने नहीं देती थी, क्योंकि वो अक्सर ही बीमार रहती थी। मगर चाचा चाची ने कभी उसका सही से इलाज नहीं करवाया था। जब कभी टाइम मिलता तो मैं खुद ही उसे सरकारी अस्पताल ले जाती, मगर वहाँ मरीज़ों का कितना ध्यान रखा जाता है सभी जानते हैं। जितना हो सकता है मैं उसे आराम देती, एहतियात करवाती, मगर ये सब कुछ नाकाम आया और वो मर गई। चाचा चाची को उसके कफन दफन का बहुत बड़ा खर्चा लग रहा था, मगर ये शुक्र था कि मोहल्ले वाले ने उसे अनाथ समझकर सारा खर्च खुद ही उठा लिया। चाचा चाची जब एक अर्थी का कफन दफन नहीं कर सकते तो मुझ पर क्या खर्च करना था। बस हर वक्त कामकाज, इसके अलावा मेरा उनसे ज़्यादा कोई रिश्ता ही नहीं था। अपने सभी बच्चों की शादी करने के बाद एक शराबी के साथ मेरी शादी करके मुझे विदा कर दिया, मगर भेजने से पहले ये बताना ज़रूरी समझा कि अब हम तुम्हारे कुछ नहीं, कोई मसला हो अपने घर में ही हल करना, हमारी चौखट पर आने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आई भी तो हम किसी तरह भी तुम्हारे मामले में नहीं पड़ेंगे, इसीलिए अपना दिमाग वहीं पर रहने का बनाना। मैंने हैरानी से पूछा, चाची क्या मैं मिलने भी नहीं आ सकती? इस पर चाची ने मुंह बनाकर कहा, मिलने की क्या ज़रूरत है, इधर घर में कोई काम तो तुम दिल लगाकर करती नहीं थी
और अब मिलने का शौक़ चढ़ाया है। बस यही समझो तुम्हारे सारे मर गए हैं। मिलने मिलाने आई तो कल को तुम्हारे ससुराल वाले वापस भेज देंगे कि हिस्सा लेकर आओ। ना बाबा ना, हम ये चोचले नहीं कर सकते। जाओ बीबी, तुम अपने घर को जाओ। उस दिन के बाद मैंने कभी वापस अपने चाचा चाची को नहीं देखा। हाँ, ये खबर सुनने को मिली कि उन्होंने अपना शहर छोड़कर किसी दूसरे शहर में रहने लगे हैं और वो बहुत अमीर हो गए हैं, मगर इन सब से मुझे क्या फ़र्क पड़ता था। मेरे तो सभी मर चुके थे, सो मैंने उन पर ध्यान देना छोड़ दिया और अपनी नई ज़िंदगी की तरफ निगाहें फेरी, जो किसी नर्क से कम नहीं थी, क्योंकि पहले सिर्फ अपनी जान की जिम्मेदारी थी, मगर ससुराल में पति और उसके माँ बाप के अलावा बहन भाइयों के अलग मसले। यहाँ पर तो मैं घनचक्कर ही बनकर रह गई थी। पति बात बात पर पीटता था, सास ताने दे देकर मारती थी कि 2 कपड़े दहेज में ना ला सकी और खाली हाथ ससुराल ब्याह के आ गई। अगर मेरा पति मुझे मार रहा होता तो सास बजाय मुझे छुड़वाने के उसे और उकसाती और नन के साथ मिलकर खुश होती थी। जब पति मार कर चला जाता तो मेरे ज़ख्मों पर दवा लगाने के बजाय सर पर खड़े होकर घर का एक एक काम करवाती थी। जहाँ मैं 2 पल को सांस लेने को रुकती, वहीं मेरे बालों की चोटी हाथ में पकड़कर ज़ोर से बल देती। ऐसा लगता अभी दर्द से फट जाएगा। कुछ वक्त बाद मैं उम्मीद से हुई तो मुझ पर नरमी के बजाय बल्कि सख्तियाँ और बढ़ गईं। सास के साथ पति भी इसी बात की रट लगाए बैठा था कि मुझे लड़का चाहिए, अगर लड़का ना हुआ तो खड़े खड़े तलाक दे दूंगा और उस बच्ची को किसी के हाथों बेच डालूंगा। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, बस उठते बैठते हर वक्त बेटे के ही प्रार्थना करने लगी। वो 9 माह मैंने जिस परेशानी और तकलीफ़ में गुजारे थे, मैं ही जानती थी या मेरा भगवान जानता था। एक दिन भी मेरा ससुरालियों में से किसी को मुझ पर तरस नहीं आया, बल्कि उनके हाथों में तो नौकरानी लगी थी, जिसे ना दुख होता था, ना ही कोई दर्द, ना तकलीफ़। बस उनकी जी हुजूरी के लिए हर वक्त एक पाँव पर खड़ी तैयार रहती थी कि इधर काम कहा जाए, उधर वो भाग कर काम करने हैं। मैंने जितनी दुआएं मांगी थी वो सब कबूल हो गईं और मेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ। मुझे यकीन था कि इस बच्चे के जन्म के बाद सबका बर्ताव मेरे साथ अच्छा ना भी हुआ तो कम से कम ठीक ज़रूर हो जाएगा, मगर मैं गलत थी। सास ने बस बेटे को देखा और कहा कि चलो, कोई अच्छा काम तो किया है, वरना मैं तो सोच रही थी कि अनाथ लड़की को घर से निकालते हुए दिल दुखेगा मेरा। पति ने भी कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। जब मैंने बताया कि बेटा हुआ है तो चिढ़कर बोले, पहला बेटा तो नहीं हुआ ना, इस दुनिया में सब औरतों के ही बेटे होते हैं, अनोखी तो नहीं हो तुम। ये बात सुनकर मैं चुप रह गई। अब कहती भी तो क्या, बेटे के जन्म से आसानियाँ तो क्या ही आनी थी, ज़िंदगी में और मुश्किलें आती गईं, क्योंकि एक जान पूरे घर को संभालना और दूसरी तरफ छोटे से बच्चे का साथ। बड़े तो खैर समझ जाते, मगर उस बच्चे को क्या समझाती कि तुम्हारी माँ नौकरानी है, उसके पास वक्त नहीं होता तुम्हारे लिए। खैर वो वक्त गुजरा, मैं एक बार फिर से उम्मीद से हो गई, मगर इस बार मेरे पति बच्चे के जन्म से पहले ही दूसरी शादी कर चुका था। अब इस घर में मैं सिर्फ ससुरालियों की सेवा करने की खातिर रह गई थी। ऊपर से सास की धमकियां अलग थीं कि ये भी पोता ही होना चाहिए, वरना इस घर से बेदखल कर दूंगी, वगैरह वगैरह। जबकि पति को तो मेरे होने या ना होने से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था। मैं अपना चेकअप सरकारी अस्पताल में ही करवा रही थी। वहीं पर डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि इस बार बेटी है। ये सुनकर ना ही मैं परेशान हुई ना खुश। पता नहीं मुझे क्या सूझा। मैंने डॉक्टर से पूछा कि क्या उसे नौकरानी चाहिए या उसके किसी जानने वाले को अगर काम वाली की ज़रूरत है तो मुझे बताए। डॉक्टर मुझे कुछ देर गहरी निगाहों से देखती रहीं, फिर उसने मुझसे पूछा कि क्यों करनी है नौकरी इस हालत में। तो मैंने अपनी सारी कहानी बता दी और ये भी बताया कि अब पति पूछता भी नहीं, बच्चों के खर्चे कहाँ से पूरे करूँ मैं। डॉक्टर ने मुझे 1 दिन के बाद आने का कहा कि मैं तुम्हारा कोई इंतज़ाम कर दूँगी। मुझे यकीन तो नहीं था, मगर मैं वापस आ गई। 1 दिन बाद जाने की बात का मैं भूल गई। जब मैं दोबारा अपना चेकअप करवाने गई तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें 1 दिन बाद आने का कहा था, तुम नहीं आई। उस वक्त मुझे वो बात याद आई तो मैंने उनसे माफ़ी मांगी। डॉक्टर ने कहा कि एक घर है मेरे जानने वाली का, उसे कामवाली की ज़रूरत है, रहने का इंतज़ाम वो खुद करेगी, और इसके अलावा भी एक नौकरी मेरे पास है, देख लो दोनों में जो अच्छी लगे। मैंने बेताबी से कहा कि मुझे बताएं दूसरी नौकरी कौन सी है। तो डॉक्टर कहने लगी कि दूसरी नौकरी मेट्रो स्टेशन पर है, वहाँ मैं तुम्हें सफाई सुथराई के लिए रखवा देती हूँ। 6 घंटे की नौकरी है, उसके बाद तुम फ्री हो। वहाँ भी बस एक बार ही सफाई वगैरह करनी है। और रहने के लिए मैंने जल्दी से पूछा, क्योंकि ये दूसरी नौकरी तो मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। कहाँ एक घर से निकलकर दूसरे घर में भी मैं
नौकरानी बनकर रह जाती। वहाँ भी धक्के थे, तो अच्छा था कि किसी की नौकरानी बनने से मैं मेट्रो स्टेशन पर ही काम कर लूँ। डॉक्टर ने कहा कि वो रहने के लिए नहीं देंगे। हाँ, मगर तनख्वाह अच्छी है, उसमें तुम्हारे रहने का इंतज़ाम हो सकता है। मैं मान गई और डॉक्टर से कहा कि मुझे वहाँ पर काम पर लगवा दें। रहने के लिए मैं खुद ही ढूँढ लूँगी। मैं इसी काम में व्यस्त थी जब मेरे यहाँ एक बेटी का जन्म हुआ। मेरा घर जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। पति तो न जाने अपनी दूसरी पत्नी के साथ कहाँ फिर रहा था। घर में वही सास और उसकी औलाद थे जो हिलकर पानी भी नहीं पीते थे। मैंने डॉक्टर से कह दिया कि मैं घर नहीं जाऊंगी। उसने मुझ पर रहम खाकर मुझे अपने घर पर रख लिया और मैं अपने बेटे और बेटी के साथ उसी के घर पर 1 महीना भर रही। वो महीना मेरी ज़िंदगी का सबसे आरामदेह वक्त था, जब मैंने बग़ैर किसी तानों के वक्त गुजारा था। महीने भर बाद मैं भली चंगी हुई तो मेट्रो के करीब ही कोई रहने के लिए जगह तलाश करने की ठानी, मगर जितने पैसे मैं दे सकती थी वहाँ कमरा मिलना इतने में नामुमकिन था। फिर डॉक्टर ने ही किसी जानने वालों से कहकर मुझे कमरा किराए पर ले दिया, जिसका किराया बहुत ही ठीक था। मैं अपने बच्चों समेत वहाँ आकर रहने लगी और मेट्रो पर काम करने लगी। पीछे घर वाले मुझे ढूंढ रहे थे या मेरे जाने पर शुक्र कर रहे थे, इस बात से मैं बिल्कुल बेखबर थी। वैसे भी उनके बारे में कोई खबर रखनी भी नहीं थी मुझे लगा था कि अब ज़िंदगी अब आसान हो जाएगी, मगर बहुत आसान तो नहीं। हाँ, मगर कुछ आसान ज़रूर हो गई थी। यानी अब मैं आज़ादी से खाती पीती और रहती थी, मगर काम पर कुछ परेशानियाँ थीं। वहाँ सभी बहुत पहले से काम कर रही थीं, तो मेरा उन्हें वहाँ जाकर काम करना एक तरह से उन्हें अच्छा नहीं लगता था, जिसका इजहार सब ने कर भी दिया था। उनमें सबसे ख़ास शीला थी। उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, वो भी मेरे जितनी ही थी, मगर वहाँ उसे सब लोग बड़ी इज्जत देते थे। वो जो काम जिसको कहती वो फ़ौरन करने लग जाता। उसे कोई भी इनकार नहीं करता था। मुझे एक हमदर्द लड़की ने पहले ही दिन बता दिया था कि ये शीला तुमसे अपने हिस्से का काम करवाएगी, चुपचाप कर देना वरना तुम्हारी नौकरी यहाँ पर ख़तरे में पड़ सकती है। क्योंकि पहले भी ऐसा हो चुका है। एक नई लड़की आई थी, शीला ने पहले दिन ही उससे काम के लिए कह दिया और उस लड़की ने फ़ौरन इनकार कर दिया कि मैं अपना काम कर चुकी हूँ। वो इधर उधर जाकर देखो, ड्यूटी चार्ट पर तुम्हारा काम है, ये खुद करो। शीला तब तो चुप कर गई, मगर उसके अगले दिन हम में से किसी ने भी उस लड़की को दोबारा यहाँ मेट्रो पर काम करते हुए नहीं देखा। इसलिए तुम्हें भी समझा रही हूँ, कुछ वक्त बर्दाश्त कर लो, अपनी जगह बना लो यहाँ। तब तक तुम भी चालाक हो जाओगी, फिर ये शीला तुम्हें यहाँ से नहीं निकाल सकेगी। मैं उस लड़की की बातें समझ चुकी थी और मुझे वो वाकई किसी हमदर्द से कम महसूस नहीं हो रही थी, क्योंकि अगले दिन वाकई शीला ने अपने हिस्से का काम मेरे ज़िम्मे डाल कर कह दिया कि ये भी तुम्हारी ड्यूटी में शामिल है। तो मैंने चुपचाप उसके हिस्से का काम भी कर दिया। मुझे लगा था कि एक दिन ऐसा करने से बचत हो जाएगी, मगर मैं गलत थी, क्योंकि उसके बाद वो मुझे रोज़ अपने हिस्से का काम थमा दिया करती। मगर मैं क्या करती, मुझे करना पड़ता और मैं कर भी रही थी। मुझे यहाँ काम करते 2 साल हो चुके थे। अब कभी कभार मैं शीला से थोड़ा लड़ भी लिया करती थी, मगर बाद में उसका काम भी कर दिया करती थी, जिसकी वजह से वो हमेशा मुझे ढील दे देती थी। यहाँ तक तो ठीक था, मगर उस मेट्रो पर वो प्रेग्नेंट लड़कियाँ एक और राज थीं, जिस पर से मैं पर्दा उठाना चाहती थी, मगर उस पर्दे की आड़ में मेरी नौकरी और शीला आ रही थी। क्योंकि शीला किसी वर्कर को तो क्या, किसी मुसाफिर को भी उन लड़कियों के करीब भी नहीं फटकने देती थी। ऐसा पहरा देती थी कि क्या ही पहरेदार भी काम करते होंगे। मेरा शक मुझे मजबूर किए हुए था, और आज जब मैंने ये सब देखा तो मेरे दिल चाहने लगा कि एक बार मुझे देख ही लेना चाहिए कि होता क्या है। आखिर बात की बाद में देखी जाएगी। अगर नौकरी का मसला था तो अब मैं कुछ जान पहचान बना चुकी थी, शायद मुझे नौकरी से निकाला ना जाता। सारी रात मैं इन्हीं सोचों में रही और अगले दिन काम पर चली गई, जहाँ शीला मुझसे कल की बात को लेकर कुछ नाराज़ थी, मगर मैं उसे मना चुकी थी। वैसे भी वो ज़्यादा देर नाराज़ रहती भी तो क्यों रहती, जबकि उसके हिस्से का काम मैं कर चुकी थी। मैं बस इसी इंतज़ार में थी कि किसी वक्त वो प्रेग्नेंट लड़कियां वहां आए और मैं उनके राज से पर्दा उठा सकूं। उस दिन मैं काम में से जल्दी वापस आ गई और उसी डॉक्टर के पास गई। उससे जाकर मिन्नत की कि मुझे कहीं और काम दिलवा दें। अब वहाँ काम करना मुश्किल हो गया है। साथ ही कोई झूठी सच्ची कहानी गढ़कर डॉक्टर को सुना दी। वो नेक और बहुत नरम दिल औरत थी और उसने मेरी बनाई कहानी पर यकीन करते हुए मुझे कहा कि कुछ दिन सब्र कर जाओ, मैं कहीं और तुम्हारा बंदोबस्त कर दूंगी। हॉस्पिटल से निकलते हुए मेरे दिल में परेशानी भी थी कि बिला वजह अपने शक के पीछे एक तो नौकरी से हाथ धो बैठोगी, दूसरा डॉक्टर से भी झूठ बोलकर नई नौकरी हासिल कर रही हूँ। मगर बहुत अंदर कहीं मेरे दिल में यह बात थी कि अगर कुछ गलत हो रहा है
तो कम से कम मैं उसे रोक तो सकूँगी। खैर उसके काफ़ी दिनों तक मैं इंतज़ार करती रही कि वो लड़कियां यहाँ आएँ, मगर बहुत दिन हो गए वो आ ही नहीं रही थी। मैंने आखिरकार शीला से खुद ही पूछ लिया कि बहुत दिन हो गए वो लड़कियां नहीं आई जो यहाँ पर आती हैं। उस पर शीला मुझे घूर कर देखते हुए बोली, ये तुम्हारा मसला नहीं है और तुम इस मामले से दूर रहो। अब दोबारा ये बात मत करना, वरना मुझे ऊपर बात करनी पड़ेगी कि तुम बड़ी खोज में हो। उसकी बातों से साफ दिख रहा था कि अगर मैंने दोबारा इस बारे में बात की तो वह सच में कोई सख्त कदम उठाएगी। मगर मुझे अब जिद चढ़ चुकी थी। मैंने सोचा कुछ भी हो मैं तो जानकर ही रहूँगी, क्योंकि मुझे इस मामले में किसी बहुत बड़े राज की बू आ रही थी। मैं उस वक्त चुप कर गई। मगर एक दिन जैसे ही पहले की तरह कुछ लड़कियां जो कि प्रेग्नेंट थी मेट्रो से उतरी, मैं उस वक्त प्लेटफॉर्म पर ही थी, तो उन्हें देखकर जल्दी से उस तरफ भागी जहां पर वो जाती थी। मेरा इरादा था कि वहां जाकर छुप जाऊंगी, मगर ऐसा ना हो सका क्योंकि वहां मौजूद वर्कर वॉशरूम खाली करवा रहे थे। मुझे यकीन हो गया कि मैं यहाँ छुप नहीं सकती, तो तकिया लगाकर वॉशरूम से बाहर निकल आई और गैलरी में एक दीवार के पीछे छुप गई जहाँ से उन लड़कियों ने गुजरना था। मैं एक छोटा तकिया छुपाकर ले गई थी। आज भी वो लड़कियां शीला के साथ वॉशरूम की तरफ जा रही थीं। जब मेरे करीब से गुजरी तो मैंने चेहरे पर दुपट्टा डाल लिया और मैं उनमें शामिल हो गई। शीला सबसे आगे थी तो मैं बच गई। मैं जैसे ही वॉशरूम में गई तो वहां जाकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उन वॉशरूम के बाहर मूंछों वाले बड़े बड़े आदमी खड़े थे जो देखने में ही जल्लाद लग रहे थे। शीला सब लड़कियों को एक वॉशरूम में ले गई। उन लड़कियों ने भी पेट पर तकिए लगाए हुए थे। ये बात मुझे तब मालूम हुई जब शीला को उन लड़कियों ने अपने तकिए निकाल कर अंदर से एक एक शॉपर निकाल कर दिया। उन शॉपरों को शीला खोलकर अच्छे से तसल्ली कर लेती और फिर वो शॉपर बाहर उन आदमियों को पकड़ा दिए जाते जो एक एक शॉपर के बदले पैसों की मोटी मोटी गड्डियाँ देते, और शीला उन पैसों की गड्डियों में से कुछ पैसे निकाल कर खुद रख लेती और बाकी सारे उस लड़की को पकड़ा देती जिसके तकिए के अंदर से शॉपर निकला होता था। मैं घबरा गई क्योंकि मुझ पर राज खुल चुका था कि उन शॉपर में कुछ और नहीं बल्कि ड्रग्स था जिसकी स्मगलिंग हो रही थी, और ड्रग्स भी एक भारी तादाद में थी। वो लड़कियां एक मोटी पार्टी की थीं जो ड्रग्स की बिक्री ऐसे तरीके से दूसरी पार्टी को करती थीं, और इन सब में सिर्फ वही नहीं, वहाँ का मैनेजर और शीला के अलावा बहुत से लोग शामिल थे जो पैसे के बदले अपना मुंह बंद रखते थे। उन्होंने पब्लिक प्लेस इसीलिए चुना था ताकि अगर पुलिस का छापा पड़े तो वो लड़कियां आसानी से वहां से भाग सकें। ये देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े के खड़े रह गए। शीला जब मेरे पास आई तो वो मुझे पहचान गई, मगर उसने जाहिर नहीं किया और उन आदमियों से कह दिया कि पूरा माल पहुंच गया है, अब वो चले जाएं। आदमी चुपचाप वापस चले गए और उन लड़कियों ने 10,000 निकाल कर मैनेजर के लिए अलग रखे और बाहर चली गईं। उनके जाते ही शीला मुझ पर गुस्सा होने लगी कि ये क्या तरीका था, मगर मैं शौक में थी। शीला हैरत से पूछा, तुम मुझे बताओ कि ये क्या तरीका था। इस पर वो बोली कि अगर तुमने इस बात की झाग भी निकाली तो बहुत बुरा होगा। ये लोग तुम्हें मार देंगे और लाश भी नहीं मिलेगी। अपने बच्चों का सोचो, या तो चुप करके पैसे लेती रहो जुबान बंद करके, या फिर नौकरी छोड़ दो, या जैसे रह रही थी वैसे रहो, मगर किसी को बताना मत। मुझे इतना समझा कर वो वहाँ से चली गई और मैंने उसी दिन वो नौकरी छोड़ दी और सीधे पुलिस स्टेशन गई। वहाँ जाकर सारी मालूमात दी। मेरी बताई गई जानकारी के अनुसार पुलिस चौकन्ना हो गई और मेट्रो स्टेशन पर सादे कपड़ों में पहरा देने लगी। एक दिन वो लड़कियां स्टेशन पर उतरीं, तभी पुलिस वालों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। साथ साथ शीला और मैनेजर और जो भी लोग उसमें शामिल थे सबको पकड़ा, और सरकार की तरफ से मुझे बहुत बड़ा इनाम मिला। आज मैं और मेरे बच्चे बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मैंने अपना खुद का बुटीक खोल लिया है। अगर मैं उस दिन चुप रहकर सारा तमाशा देखा करती तो ना जाने कितने लोग बेचारे इस नशे के आदी होते जाते। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मैंने सही किया या गलत। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।